दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक यानी पार्लियामेंट यानी संसद से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। संरचना और कार्यप्रणाली से संबंधित पहला क्वेश्चन। भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, यानी शून्यकाल का संबंध किससे है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात शून्यकाल आता है। उसका टाइमिंग जो है 12 बजे से 1 को। आप देख सकते हैं भारतीय संसदीय कार्यवाही में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय जो है शून्यकाल के रूप में जाना जाता है और सामान्यतः शून्यकाल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल भारत की ही देन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संसदीय प्रक्रिया में जो शून्यकाल है वो भारत की ही देन है। इस दौरान सांसदों द्वारा अविलंबीय लोक महत्व के मुद्दों पर संसद में उठाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो पूछा गया है शासनाध्यक्ष का कार्यकाल स्थिर रहेगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में जो संसदीय प्रणाली है उसके स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है तो यहाँ का क्या शासनाध्यक्ष का जो कार्यकाल जो होता है स्थिर हो जाता है। आप एग्जाम्पल इसमें यूएसए के संविधान को ले सकते हैं। यूएसए के जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसका कार्यकाल 4 साल के लिए निश्चित किया जाता है। आप देख सकते हैं यदि भारत वर्तमान संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपना लेता है तो शासनाध्यक्ष का कार्यकाल जो है स्थिर रहेगा, क्योंकि अध्यक्षात्मक जो सरकार में राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है और जबकि संसदीय प्रणाली में ऐसा संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली की निम्न प्रमुख विशेषताएं होती हैं। तो इसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। सरकार का अध्यक्ष प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और कार्यपालिका का अस्तित्व जो है संसद पर आधारित होता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं होती हैं। आप देख सकते हैं संसदीय प्रणाली में 2 प्रकार की जो कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की, एक वास्तविक। ठीक है, नाम मात्र की कार्यपालिका सरकार का अध्यक्ष और वास्तविक कार्यपालिका जो है शासन के अध्यक्ष को नियुक्त करती है, यानी वास्तविक कार्यपालिका का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक उसे व्यवस्थापिका यानी निचले सदन में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इस संसदीय व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। तो संसदीय सरकार में जो मंत्रिमंडल होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी प्रशासनिक नीति निश्चित करने का जो कार्य होता है मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, अन्यथा जो है त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री जो है एक दूसरे के निर्णय और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। जो न्यायिक समीक्षा की जो पद्धति है ग्रेट ब्रिटेन और इंडिया की जो है अलग अलग है, बाकी जो तीनों डेफिनेशंस हैं इसकी सामूहिक उत्तरदायित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, वास्तविक एवं नाममात्र की जो कार्यपालिका है ब्रिटेन और भारत की समान संसदीय शासन प्रणाली है। आप देख सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन को, जुडिशियल रिव्यू जो है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। आप देख सकते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रावधान की दृष्टि से भारत एवं ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली में भिन्नता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया है और भारत में अपनाई गई संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की ही देन है। ब्रिटेन की जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा सम्राट महारानी की भांति भारत में भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद एवं राष्ट्रपति क्रमशः वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका हैं और वहीं ब्रिटिश मंत्रिपरिषद के निर्वाचित सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होने की ही तरह भारत में मंत्रिपरिषद जो है निर्वाचित सदन लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं और ब्रिटेन की ही तरह भारत में भी द्विसदनीय विधायिका होती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? तो संसदीय शासन प्रणाली का जो अविच्छिन्न तत्व है, कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसमें संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन अर्थात समन्वय होता है, जबकि अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका जो होते हैं एक दूसरे से पृथक पृथक काम करती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। कार्यपालिका की पावर जो है अलग होती है और विधायिका की पावर अलग होती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो इसका ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता जो है ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जन्मदाता संयुक्त राज्य अमेरिका को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो संसदीय शासन का जो मूल सिद्धांत है वो व्यवस्थापिका का कार्यपालिका के मध्य जो है एकीकरण है। वहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की मूल सिद्धांत की बात करेंगे तो व्यवस्थापिका का कार्यपालिका से पृथक्करण यहाँ पे हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संसदीय शासन वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। गार्नर के अनुसार संस्थात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका अथवा उसके लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्य का प्रधान नाममात्र का तथा अनुत्तरदायी होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है, यानी कानून बनाने की, ठीक है, ये शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 253, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 253 में यह प्रावधान है कि संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात करें या फिर संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति दी गई है। अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश का जो समझौता हुआ था इसी आर्टिकल के अंतर्गत हुआ था। उसमें जो है 151 इनक्लेव बांग्लादेश को दिए गए थे और 51 या 61 के बीच जो है भारत के पास रहे थे, बांग्लादेश ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधायी कार्य करने के लिए भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन होता है, ज्वाइंट सिटिंग बोलते हैं इसको, इसके अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर के द्वारा की जाती है और इनको आहूत करने की जब बात आती है तो इसको आहूत जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्वाइंट सिटिंग से। आर्टिकल 108 के अनुसार यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में कोई विषय को लेकर जब आपस में सहमति नहीं बन पाती है तो वहाँ पर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो है बुलाने का प्रावधान है और संविधान के आर्टिकल 118 यानी 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो आर्टिकल 118 क्लॉज 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो अधिकतम संख्या जो है क्रमशः वर्तमान की बात करें तो इसका 545 लोकसभा में है और 250 राज्यसभा में है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है क्रमशः 545 और 245 है और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम लोकसभा में 552 हो सकते हैं और राज्यसभा में 250 और वर्तमान में जो है 545 और 245 हैं और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है और 238 सदस्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, यानी इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनको नॉमिनेट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं। और राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग है, जबकि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है
और लोकसभा को आर्टिकल 81 के तहत जो है माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने को कह सकता है, इसे कहा जाता है। तो इसे किस नाम से संबोधित करते हैं जब स्पीकर जो है एक सदन को बोलने के बाद दूसरे सदन को बोलने के लिए कहते हैं? तो इसे यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सदन के एक सदस्य से स्पीकर बोलने को मना करते हुए दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है, जिसे संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया में यील्डिंग द फ्लोर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बार वीडियो को आप लोग सभी लोग प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक यानी मनी बिल राज्यसभा के द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 दिन के लिए। जब कोई मनी बिल के संबंध में लोकसभा का एकाधिकार रहता है, यानी मनी बिल लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के पास जाएगा। अगर राज्यसभा चाहे तो उसे 14 दिन के भीतर पास करना जरूरी होता है। अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के अंदर पास नहीं करती है तो यह मनी बिल लोकसभा में पारित माना जाता है, क्योंकि लोकसभा में मनी बिल के संबंध में एकाधिकार है। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 109 के अनुसार धन विधेयक यानी मनी बिल केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। चाहे तो 14 दिन तक रोक सकती है, चाहे तो पास कर सकती है, और पास नहीं भी करेगी तो 14 दिन के बाद लोकसभा का जो बिल होता है अपने आप ही पारित माना जाता है। यह मनी बिल के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक एकाधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, वो स्पीकर जो होते हैं लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हैं तो उन्हें एकाधिकार मत प्राप्त है कि जब कोई भी बिल के संबंध में प्रस्ताव पास कराना है तो वहाँ पे सीटें जो है फिक्स रहती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं। तो वहाँ पे उपाध्यक्ष क्या करते हैं, स्पीकर कहते हैं, कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग करते हैं, यानी निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, और उसी स्थिति में मत बराबरी की अवस्था में ही उनको मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। आप देख सकते हैं अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है तो वह पहली बार मत नहीं दे सकता है, यानी उसे मत का अधिकार नहीं होता है, और जब कास्टिंग वोटिंग का प्रयोग करते हैं तभी वो इसका प्रयोग करते हैं। केवल मत बराबर होने की दशा में ही मत करता है। जब उपाध्यक्ष पीठासीन होता है तो वह लोकसभा के विचार विमर्श में भाग नहीं ले सकता है, बल्कि वह अध्यक्ष की ही तरह कार्य करता है, और जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, सिर्फ उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो भारतीय संसद का हिस्सा कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएस, ठीक है, यूपीपीसीएस 3, यूपीपीसीएस 2017, 12, 15, 13 लगातार पूछा गया है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। यहाँ पे दोनों सदन दिया है, दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति, यानी इन तीनों को मिलाकर संसद का निर्माण किया जाता है। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 79 यानी आर्टिकल 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है, और इस आर्टिकल में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति संसद का भाग है, जैसा कि इंग्लैंड का सम्राट है, और राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। वह आरंभिक अभिभाषण देने के प्रयोजन के लिए ही बैठता है, अन्यथा नहीं। वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, यानी संसद के सत्र को बुलाने का काम, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और उसका सत्रावसान का मतलब है समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, और लोकसभा का विघटन कर सकता है। वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित सभी विधेयकों पर अनुमति भी देता है। अगला है हमारा, भारत की संसद में होते हैं
तो संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का संबंध संसद से नहीं है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है पद के अनुसार। उपराष्ट्रपति बनते ही और उन्हें कोई इलेक्शन चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो पद के अकॉर्डिंग ही राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो संसद का अनन्य भाग कौन नहीं है? उपराष्ट्रपति, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ठीक है, जो मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था, इसलिए इसका सी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। संसद का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, ये भी राइट हो जाएगा। और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, ये भी राइट हो जाएगा। और बहुमत का विश्वास प्राप्त ना होने की स्थिति में सरकार क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं भारत की संसद के संबंध में कथन सी जो है रॉन्ग है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक का भी सदस्य हो सकता है, और दोनों सदनों का सदस्य न होने पर भी कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है, लेकिन बरसते 6 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद उसे पद जो है कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना पड़ता है। आप देख सकते हैं बरसते उसे मंत्री पद धारण करने के पश्चात 6 माह के भीतर दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसका मंत्री पद अवैध हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों कथन है और कारण से संबंधित है, तो इसे देख लेते हैं। कथन है राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। और कारण कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता, बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है और उसके लिए वो आवश्यक है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आप देख सकते हैं संविधान के आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उसमें अपनी अनुमति देते हैं। और तो कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? ठीक है, तो प्रभुसत्ता किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति सहित संसद में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुसत्ता राष्ट्रपति सहित संसद में निहित होती है। अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है, यानी भारत का संविधान कहता है, भारत की जो प्रेम्बल है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है, इसलिए जो भारत की जो प्रभुसत्ता किस में निहित है? भारत की जनता में। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह जनता का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, SSDR से, ये फॉर्मूला है SSDR। पहले एस का मतलब है सोवरेज, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है, तो गणपूर्ति का मतलब है किसी भी सदन की बैठक के लिए जो गणपूर्ति, ठीक है, जो अनिवार्य सदस्यों की संख्या होती है वो कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति के लिए 1/10 है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 100 के उपखंड 3 के अनुसार जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के प्रत्येक सदन का अधिवेशन संचालित करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य सदन की अनुमति के बिना उसकी सभी बैठकों में एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए अनुपस्थित है
तो सदन उसकी किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। यह अवधि कितने दिनों की है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डेज, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत सदस्य यानी 12 सदस्यों को जो मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, उनको जो है 60 दिन के अंदर यानी लगातार 2 महीने अनुपस्थित रहने में सदन से बर्खास्त किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान में आप देख सकते हैं, जैसे राज्यसभा सदस्य सचिन तेंदुलकर को ले सकते हैं एग्जाम्पल आप, यानी 2 महीने के अंदर 60 डेज के अंदर एक बार संसद का एक राउंड लगा लेते हैं और तभी उनकी जो सदस्यता है बरकरार रहती है। और एक्सप्रेशन देखते हैं इसका। संविधान के आर्टिकल 101 के खंड क्लॉज 4 के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो है 60 डेज यानी 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके कि सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। तो अंतिम निर्णय जो लिया जाता है निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका आर्टिकल 103 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य आर्टिकल 102 के क्लॉज 1 में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। और विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की राय लेता है और ऐसी राय के अनुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, यानी पार्लियामेंट जो है कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषयों पर संसद कानून बना सकती है संविधान की 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7th शेड्यूल जो है इसमें 3 लिस्टों का वर्णन किया गया है। पहला है यूनियन लिस्ट संघ सूची, दूसरा है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची और तीसरा है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। इन तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है और संघ सूची पर केंद्र सरकार तथा राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं और मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून जो है मान्य होता है। वहाँ पे स्टेट का जो कानून होता है कोलैप्स हो जाता है। किंतु इन तीनों सूचियों में परिवर्तन व निर्णय का विशेषाधिकार संसद को होता है, यानी पार्लियामेंट को होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है किसकी देन है? भारत की, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शून्यकाल का जो संबंध भारत में 12 से 1 बजे के बीच होता है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की देन है और संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है साधारणतः शून्यकाल अथवा 0 आवर के नाम से जाना जाता है। यह वर्ष 1962 से जारी है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। संसद के शून्यकाल का समय जो होता है 12 से 1 बजे का होता है और इस काल के दौरान सदस्य जो है अविलंबनीय महत्व के मामलों को उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद में शून्य प्रहर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शून्य प्रहर के संबंध में कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसका देख लेते हैं। संसदीय नियमों में शून्य प्रहर का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नियमों का कोई उल्लेख नहीं होता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है, जो दिन का शून्य प्रहर होता है। बिल्कुल ये भी राइट हो जाएगा। और सी वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात रहता है कि इस समय क्या घटित हो सकता है और सरकार के खिलाफ कौन सा प्रहार किया जा सकता है। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। 0 आवर का संबंध इससे है कि इस समय क्या घटित हो सकता है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है।
जबकि इसमें दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह ज्ञात होता है, इसलिए सी वाला इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। और डी की बात करेंगे तो प्रश्नकाल के बाद दोनों सदनों में घटित समय को प्राय शून्य प्रहर के नाम से जाना जाता है, यानी ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय जो है 12 से 1, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल का जो अर्थ है यानी ठीक प्रश्नकाल के बाद, ठीक है, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिए गए दूसरे कार्य के बीच का जो काल होता है उसी को 0 आवर यानी शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, तभी जो है संसद जो है राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है। आर्टिकल 249, ठीक है, आर्टिकल 249 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि राज्य सूची के विषय पर कानून संसद जो है आर्टिकल 249 के अंतर्गत कानून बना सकती है। और राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे। जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं उसी में पार्लियामेंट जो है राज्यसभा के विषयों पर कानून बना सकती है। और वर्तमान में लागू होने के समय राज्य सूची के तहत जो है 66 विषय हैं और वर्तमान में इसमें 61 विषय रह गए हैं, क्योंकि एजुकेशन और वन, ठीक है, फॉरेस्ट और एजुकेशन को जो है राज्य सूची के विषय थे पहले और वर्तमान में इसको समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी चारों। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु जो है इसमें कानून कौन बनाएगा? संघीय संसद बनाएगी संबंधित राज्य की सहमति से और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, यानी राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। यानी संघीय संसद राज्य सूची के विषय में जो कानून बनाती है ये चारों फैसले मान्य होंगे जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, भारत और बांग्लादेश से संबंधित कोई मामला है या भारत और पाकिस्तान से संबंधित कोई मामला है तो उसमें राज्य सूची कुछ नहीं कर सकती है, वहाँ पे जो अधिकार होगा संघ सूची का हो जाएगा। दूसरा है संबंधित राज्य की सहमति से, और उस राज्य से सहमति भी लेना जरूरी है। और तीसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में भी राज्य सूची पर कानून जो है केंद्र बनाएगा। और फोर्थ है राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत का मतलब है स्पेशल मेजोरिटी मोर देन 2/3, यानी कुल सदस्य संख्या का 2/3 निकालने के बाद उतने सदस्यों के द्वारा जो बिल को पास कराया जाता है तब भी राज्यसभा की सूची पर संघ जो है कानून बना सकता है। आप देख सकते हैं केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है संघ सरकार की मुख्य विशेषता है। राष्ट्रीय महत्व वाले विषय केंद्र को तथा स्थानीय महत्व वाले विषय राज्य सरकारों को प्रदान किए गए हैं। इसीलिए भारतीय संविधान में 3 सूचियां अंकित हैं। निम्नलिखित परिस्थितियों में संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग। और संविधान में आर्टिकल 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु और आर्टिकल 252 के अंतर्गत संबंधित राज्य की सहमति से और आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में और आर्टिकल 249 के अंतर्गत राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करती है तभी जो है केंद्र इसमें कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्णय कौन करेगा? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे संविधान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। इसका निर्धारण जो है राष्ट्रपति व गवर्नर, ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने अनुसार कर सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है लाभ के पद की, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कोई भी पद संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्यता की निर्भरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय जो है आर्टिकल 102 क्लॉज क के अंतर्गत केंद्र में राष्ट्रपति और स्टेट में आर्टिकल 191 क्लॉज क के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है?
तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार। संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है यानी मैंडेटरी है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 85 यह उपबंध करता है कि संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात एक वर्ष में 2 बैठकें होना जरूरी है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय होना चाहिए। तो समय कितना होना चाहिए, अभी एक्सप्लेनेशन किया हमने 6 मंथ्स यानी 6 माह का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में पॉलिटिकल साइंस में 1991 2015 में भी पूछा गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और आर्टिकल 1010, ठीक है, 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यानी कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और आर्टिकल 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, तो उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 110 में 110 से संबंधित सभी विषयों पर विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किया जाता है, अर्थात 110 का संबंध मनी बिल से है और इसमें एकाधिकार लोकसभा को प्राप्त होता है। और संविधान के आर्टिकल 110 क्लॉज 3 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होता है। यानी मनी बिल के संबंध में भी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है और मनी बिल, कोई विधेयक जो है मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय भी, अंतिम निर्णय जो होता है स्पीकर का ही होता है, वही मान्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।